हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं प्रतिभा सिंह। आज की क्लास में हम लोग कहानी टॉपिक को पढ़ेंगे। कहानी टॉपिक के पहले ही क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि इस टॉपिक पर आपको 2 भागों में क्लास देखने को मिलेगा और कहानी से संबंधित आप लोगों की एक क्लास पहले ही हो चुकी है, जिसमें हम लोगों ने पहले ही क्लास में विद्वानों के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी कौन कौन सी है, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित प्रमुख कहानियाँ कौन सी हैं, प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानियाँ और प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानियाँ, इन 4-5 टॉपिक को हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से कवर कर लिया था। और आज की क्लास में हम लोग प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानियाँ, समकालीन कहानीकार और उनके कहानी संग्रह एवं प्रमुख महिला कहानीकार की रचनाओं को हम लोग आज की क्लास में कवर करेंगे। और ये क्लास हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सबको पता है कि कहानी टॉपिक से आप सबकी परीक्षाओं में 2 से 3 प्रश्न तो जरूर पूछा जाता है। तो आप सब इस क्लास को काफी ध्यानपूर्वक और अच्छे से पढ़िएगा। और जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं या फिर इस चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूले, जिससे आपको टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस क्लास में मैं जो भी पीडीएफ आप लोगों को पढ़ाऊंगी, अगर आप सबको ये पीडीएफ और टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट चाहिए, तो इसके लिए मैंने कमेंट बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है। वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट और कई सारे मेरे नोट्स पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। और इस क्लास को आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानियाँ। ठीक है। प्रेमचंद युग के अंतिम चरण के सर्वाधिक सार्थक कहानीकारों में जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद जोशी, यशपाल, अज्ञे और असक महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब आप एक चीज को नोट डाउन कीजिए। जो इलाचंद जोशी हैं, उनको हिंदी में मनोवैज्ञानिक कहानी लेखन परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है कि कौन से कहानीकार हैं जिन्हें मनोवैज्ञानिक कहानी लेखन परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। तो वो है इलाचंद जोशी। ठीक। जैनिन की कहानियों में चरित्र वैशिष्ट, मानसिक द्वंद्व, स्त्री पुरुष के संबंधों को लेकर सूक्ष्म एवं गहन स्तरों का स्पर्श आदि का चित्रण हमें देखने को मिलता है। आगे देखिए। अब आप इस पंक्ति को देखिए। जैनिन की कहानियों के माध्यम से पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्ति को स्थान मिला है। आगे देखिए। जैनेन्द्र जी बाह्य जीवन यथार्थ को महत्व नहीं देते, वे मन स्थिति में ही परिस्थिति को भी श्लिष्ट मानते हैं। जैनेन्द्र की प्रमुख कहानियां कौन कौन सी हैं, इसे देखिए। पत्नी, एक कैदी, गदर के बाद, बाहुबली, तत्सम और जानवी। ठीक है। अब आप आगे देखिए। अब हम लोग पढ़ेंगे यशपाल को। अब आप एक चीज नोट डाउन कर लीजिए कि यशपाल का जन्म 1903 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु हुई थी 1976 ईस्वी को। ठीक है। यशपाल जी मार्क्सवादी दृष्टिकोण से सामाजिक यथार्थ को प्रस्तुत करते हैं। अब आप यशपाल की प्रमुख कहानी संग्रह देखिए। पिंजड़े की उड़ान 1939 ईस्वी, ज्ञानदान 1943 ईस्वी, अभिशाप्त 1943 ईस्वी, तर्क का तूफान 1944 ईस्वी, वे दुनिया 1948 ईस्वी, फूलों का कुर्ता 1949 ईस्वी, धर्म युद्ध 1950 ईस्वी, उत्तराधिकारी 1951, चित्र का शीर्षक 1951 ईस्वी, तुमने क्यों कहा मैं सुंदर हूँ 1954 ईस्वी, सच बोलने की भूल 1962 ईस्वी, खच्चर और आदमी 1965 ईस्वी, भूख के 3 दिन 1968 ईस्वी आदि। अब हम लोग देखेंगे इलाचंद जोशी की कौन कौन सी महत्वपूर्ण कहानियां हैं। ठीक है। इलाचंद जोशी का जन्म हुआ था 1902 ईस्वी को और मृत्यु हुई थी इनकी 1982 ईस्वी को। ठीक है। आगे देखिए। अब हम लोग देखेंगे इलाचंद जोशी के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इलाचंद जोशी जी कथा साहित्य में मनोविश्लेषण की एक विशिष्ट धारा के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इलाचंद जोशी जी ने अपनी कहानियों में दमित काम वासना, मानसिक विकृति एवं दमित काम ग्रंथि के आधार को स्पष्ट करते हुए व्यक्ति के मानसिक उन्नयन पर बल देते हैं। आगे देखिए। इलाचंद जोशी की प्रमुख जो कहानी संग्रह हैं वो कौन कौन से हैं। धूप रेखा 1948 ईस्वी, दिवाली और होली 1942 ईस्वी, रोमांटिक छाया 1943 ईस्वी, आहुति 1945 ईस्वी, खंडहर की आत्मा जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है
और इसका प्रकाशन वर्ष है 1948 ईस्वी। डायरी के निरस पृष्ठ 1951 ईस्वी। अब आप आगे देखिए। अब हम लोग देखेंगे अज्ञे को। ठीक है, अज्ञे का पूरा नाम कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप इनका पूरा नाम याद कर लीजिए कि अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ठीक है, और इनका जन्म हुआ था 1911 ईस्वी को और इनकी मृत्यु हुई थी 1987 ईस्वी में। ठीक है, अज्ञे वैज्ञानिक यथार्थवाद में विश्वास करने के कारण विविध स्तरों पर व्यक्ति को देखते और परखते हैं। अज्ञे ने बदलते हुए संदर्भ में नए नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को प्रतिष्ठित करने की चेष्टा की है। अज्ञे की दृष्टि में नैतिक और सामाजिक मूल्यों का निर्णायक व्यक्ति ही है। अब हम लोग देखेंगे अज्ञे की प्रमुख कहानियां कौन कौन सी हैं। विपतगा 1937 ईस्वी, परंपरा 1940 ईस्वी, शरणार्थी 1948 ईस्वी, कड़ियाँ, अमला वल्लरी। उसके बाद है रोज। रोज कहानी का ही दूसरा नाम है गैंग्रीन। ठीक है, और रोज कहानी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल भी है और इस कहानी को मैंने काफ़ी विस्तार पूर्वक पढ़ाया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने उस क्लास को नहीं देखा है, एक बार आप बिहार शिक्षक भर्ती के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिएगा। उसमें आप लोगों के पाठ्यक्रम में जो भी कहानियाँ, जो भी निबंध महत्वपूर्ण है, वो सारी चीज़ें मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाया है, तो आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आगे हम लोग देखेंगे उपेंद्र नाथ अशक। इनका जन्म हुआ था 1910 ईस्वी को और इनकी मृत्यु हुई थी 1996 ईस्वी को। अशक प्रारंभ से ही यथार्थवादी कलाकार रहे हैं। उन्होंने निम्न मध्य वर्ग के जीवन को अपना कथा विषय बनाया है। अब हम लोग देखेंगे अशक की प्रमुख कहानी संग्रह कौन कौन से हैं। पहला है पिंजरा 1944 ईस्वी, अंकुर 1945 ईस्वी, चींटे 1949 ईस्वी, बैगन का पौधा 1954 ईस्वी, आकाश चरी। अब हम लोग देखेंगे अन्य जो प्रमुख कहानीकार हैं उनकी कौन कौन से कहानी संग्रह परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उसे भी हम लोग आज की क्लास में कवर करेंगे। और ये क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले हैं आप लोगों के विष्णु प्रभाकर। इनकी कहानी है आदि और अंत 1945 ईस्वी, रहमान का बेटा 1947 ईस्वी, मेरा वतन 1980 ईस्वी, खिलौना 1981 ईस्वी, मैं नारी हूँ 2001, ईश्वर का चेहरा 2003। और इसमें आप लोगों को 2-3 कहानियाँ स्पेशली याद रखनी है। पहला है मैं नारी हूँ, रहमान का बेटा, ठीक है, और खिलौना। ये तीनों कहानियाँ आपको याद होनी चाहिए क्योंकि कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। उसके बाद है अमृतलाल नागर, एक दिन हजार अफसाने, और इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1986 ईस्वी। उसके बाद आते हैं आपके रांगय रागो। इनका कहानी है साम्राज्य का वैभव 1947 ईस्वी, देवदासी 1947 ईस्वी, इंसान पैदा हुआ 1951 ईस्वी। ठीक है, इनकी जो कहानियां हैं उसमें आपको देवदासी स्पेशली याद होना चाहिए। समकालीन कहानी और नई कहानी। ठीक है, अब समकालीन कहानी से संबंधित कुछ चीज़ों को आप नोट डाउन कीजिए जिसे मैं इस पीडीएफ में शामिल नहीं कर पाई हूँ, पर वो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो नई कहानी नाम को दुष्यंत कुमार ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था और ये लाइन काफी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि नई कहानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दुष्यंत कुमार ने किया था। अब आप कुछ चीजों को नोट डाउन कीजिए जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट है, उसे मैं इस पीडीएफ में शामिल नहीं कर पाई हूँ। तो हिंदी के प्रमुख कहानी आंदोलन और उसके प्रवर्तक कौन कौन है, इसे हम लोग देखेंगे। तो पहला है नई कहानी। नई कहानी के प्रवर्तक है राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर। उसके बाद है अकहानी, इसके प्रवर्तक है गंगा प्रसाद विमल। उसके बाद आता है सचेतन कहानी, इसके प्रवर्तक है महीप सिंह। सहज कहानी, इसके प्रवर्तक है अमृत राय। सामंतर कहानी, इसके प्रवर्तक है कमलेश्वर। और सक्रिय कहानी, इसके प्रवर्तक हैं राकेश। जितने भी मैंने प्रमुख कहानी आंदोलन और उसके प्रवर्तक आप लोगों को बताया है उसे आप काफ़ी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा क्योंकि इससे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। और प्रश्न किस प्रकार रहता है, जैसे कि प्रश्न पूछ लेगा अकहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा गंगा प्रसाद विमल। ठीक है, एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछती हूँ और आप सब कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर जरूर दीजिएगा कि सहज कहानी आंदोलन के प्रवर्तक का नाम क्या है। तो आप सब जरूर उत्तर दीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं
सन 1960 में नई कहानी नामक पत्रिका श्री वैभव प्रसाद गुप्त के संपादन में दिल्ली से प्रकाशित होने लगी थी। ठीक है। नई कहानी को प्रतिष्ठित करने का श्रेय मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर को जाता है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था। और ये लाइन काफी महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान रखिएगा कि नई कहानी को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे किसे जाता है। आगे देखिए, नामवर सिंह ने परिंदे को हिंदी की पहली नई कहानी माना है। और ये पंक्ति काफी महत्वपूर्ण है कि नामवर सिंह ने किस कहानी को हिंदी की पहली कहानी माना है, तो वो है परिंदे कहानी। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे नई कहानी की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी नई कहानी की प्रवृत्ति नहीं है या फिर इनमें से कौन सी है। तो आपको पता होना चाहिए कि नई कहानी की प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं। पहला है जटिल यथार्थ की व्यापक स्वीकृति, आधुनिकता का बोध, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, मध्यवर्गीय जीवन चेतना, भावुकता का अभाव, सांकेतिक तत्वों का अभाव। ठीक है, आगे देखिए, समकालीन कहानीकार एवं कहानी संग्रह। पहले हैं भीष्म शाहनी। इनका जन्म हुआ था 1915 ईस्वी को और मृत्यु हुई थी इनकी 2003 में। भीष्म साहनी प्रगतिशील जीवन दृष्टि के लिए प्रख्यात हैं। सत्ता और व्यवस्था के खोखलेपन को साहनी जी ने सहजता और निर्भीकता से उधेड़ा है। आगे देखिए, वे यथार्थ के कुरूप चेहरे के भीतर निहित मानवीय मूल्यों के सौंदर्य को रेखांकित करने में दक्ष हैं। अब हम लोग देखेंगे भीष्म साहनी की जो प्रमुख कहानियां जो कि परीक्षा में पूछी जा चुकी हैं। पहला है चीप की दावत। इस कहानी को मैंने काफी विस्तार पूर्वक पढ़ाया है और ये कहानी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम में भी शामिल है, तो आप लोग इस कहानी को काफी अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद है अमृतसर आ गया। ठीक है, अगले कहानीकार हैं मुक्तिबोध। कविताओं की भांति अपनी कहानियों में भी मुक्तिबोध ने फतासी शिल्प का प्रयोग किया है। मुक्तिबोध की प्रमुख कहानियां हैं नई जिंदगी, काठ का सपना और विपात्र। और ये दोनों कहानियां काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई हैं, तो आपको याद होना चाहिए। अगले कहानीकार हैं भैरव प्रसाद गुप्त। इनका जन्म हुआ था 1918 ईस्वी को और मृत्यु हुआ था 1995 ईस्वी को। आगे देखिए, गुप्त जी के संपादकत्व में कहानी नववर्षक 1956 प्रकाशित हुआ था। गुप्त जी मार्क्सवादी जीवन दृष्टि के प्रतिबद्ध लेखक हैं। उन्होंने अपनी कहानियों में समाज के दुर्बल और शोषित वर्ग की समस्याओं का चित्रण किया है। अब गुप्त जी के प्रमुख कहानी संग्रह कौन कौन से हैं, इसे देखिए एक बार आप। मुहब्बत की राहें 1945 ईस्वी, फरिश्ता 1946 ईस्वी, बिगड़े हुए दिमाग 1948 ईस्वी, इंसान 1950 ईस्वी, सितार के तार 1951 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद है हरिशंकर परसाई। इनका जन्म हुआ था 1924 ईस्वी और इनकी मृत्यु हुई थी 1995 ईस्वी। इनकी कुछ कहानियां हैं, इसे देखिए आप। हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम का जीव। ठीक है, आगे देखिए, अमरकांत। इनका जन्म हुआ था 1925 ईस्वी और इनकी मृत्यु हुई थी 2013 में। अमरकांत ने मुख्य रूप से निम्न मध्यवर्गीय जीवन शैली से अपनी कहानियों की सामग्री ली है। इनकी प्रमुख कहानियां जिंदगी और जोक, दोपहर का भोजन, डिप्टी कलेक्टर और लोक परलोक। ठीक है, जिसमें आपको दोपहर का भोजन, डिप्टी कलेक्टर और जिंदगी और जोक, ये तीनों कहानियां काफी अच्छे से याद होनी चाहिए। आगे देखिए, मोहन राकेश का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1972 ईस्वी में हुआ था। मोहन राकेश नई कहानी के प्रवर्तक में से एक हैं। ठीक है, मोहन राकेश ने महानगरीय जीवन की यांत्रिकता और उसके दबाव से व्यक्ति के अकेले पड़ते जाने की मानसिकता का चित्रण, व्यवस्था के खोखलेपन पर प्रहार और विभाजन की त्रासदी का बखूबी चित्रण इनकी कहानियों में हमें देखने को मिलता है। आगे देखिए, मोहन राकेश की प्रमुख कहानियां हैं। पहला तो है मलबे का मालिक, जो कि कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, मिस पाल और सेफ्टी पिन। अगले कहानीकार हैं राजेंद्र यादव। इनका जन्म हुआ था 1929 ईस्वी और मृत्यु हुई थी 2013 में। राजेंद्र यादव नई कहानी के प्रवर्तक हैं। राजेंद्र यादव ने अपनी कहानियों में मध्य वर्ग के जीवन में बनते बिगड़ते, जुड़ते टूटते रिश्तों से उत्पन्न तनावों को महत्व दिया है। आगे देखिए, राजेंद्र यादव की एक ही महत्वपूर्ण कहानी है, वो है अपने पार। ठीक है, अगले कहानीकार है कमलेश्वर।
इनका जन्म हुआ था 1932 ईस्वी और मृत्यु हुई थी 2007 में। कमलेश्वर नई कहानी के कहानीकारों में से एक है। 1972 में कमलेश्वर ने समांतर कहानी आंदोलन चलाया था। ठीक है, अब कमलेश्वर की कौन कौन सी कहानियां हैं उसे देखिए। राजा निर्बंसिया, खोई हुई दिशा, मांस का दरिया, जॉर्ज, पंचम की नाक, अपना एकांत, मानसरोवर के हंस, इतने अच्छे दिन। ठीक है, आगे देखिए। नई कहानी वृत्त के लेखकों में मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर में कमलेश्वर ही ऐसे हैं जिन्होंने सामाजिक विसंगतियों, टूटते हुए जीवन मूल्यों, बढ़ते हुए भ्रष्टाचार और व्यक्ति के अमानवीयकरण को वाणी देने का नितांत प्रयास किया है। ठीक है, अगले कहानीकार हैं धर्मवीर भारती। इनका जन्म हुआ था 1926 ईस्वी और मृत्यु हुई थी 1997 ईस्वी। ठीक है, धर्मवीर भारती आधुनिक बोध के सूत्रों से बौद्धिक स्तर पर बखूबी परिचित हैं, किंतु संवेदनाओं के स्तर पर रोमानी संस्कारों से मुक्त नहीं हो सके। उनकी कहानियों में निम्न वर्गीय जीवन की मानसिकता का अच्छा चित्रण हमें देखने को मिलता है। अब धर्मवीर भारती की कुछ महत्वपूर्ण कहानियां हैं, उसे देखिए आप। मुर्दे का गांव 1946 ईस्वी, स्वर्ग और पृथ्वी 1949 ईस्वी, चांद और टूटते हुए लोग 1955 ईस्वी, बंद गली का आखिरी मकान 1969 ईस्वी। ठीक है, अगले कहानीकार है लक्ष्मी नारायण लाल। इनका जन्म हुआ था 1927 ईस्वी और इनकी मृत्यु हुई थी 1987 ईस्वी। ठीक है, लक्ष्मी नारायण लाल की कहानियों में अवध के गांव, पक्षी, पशु, पेड़, नदी, खेत खलिहान, त्योहार, गीत आदि का सजीव चित्रण हमें देखने को मिलता है। लक्ष्मी नारायण लाल के प्रमुख कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? नए स्वर नए रेखाएं 1962 ईस्वी, एक बूंद जल 1964 ईस्वी, एक और कहानी 1964 ईस्वी। उसके बाद है डाकू आए थे 1974 ईस्वी। ठीक, निर्मल वर्मा, इनका जन्म हुआ था 1929 ईस्वी और मृत्यु हुई थी 2005 में। निर्मल वर्मा की जो पहली कहानी संग्रह है वो है परिंदे, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1960 ईस्वी। और परिंदे कहानी को नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति स्वीकार किया है। परिंदे कहानी की समीक्षा करते हुए नामवर सिंह ने कहा था, स्वतंत्रता या मुक्ति का प्रश्न जो समकालीन विश्व का मुख्य प्रश्न बन चला है, निर्मल वर्मा की कहानियों में अलग अलग कोण से उठाया गया है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। अगले कहानीकार हैं फारिश्वरनाथ रेणु। इनका जन्म हुआ था 1921 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1977 ईस्वी में। ठीक है, रेणु जी नई कहानी के दौर में ग्राम्य अंचल की विशिष्ट ताजी और जीवंत अनुभूति लेकर आने वाले रचनाकारों में अन्यतम रहे हैं। आगे देखिए। तीसरी कलम उर्फ मारे गए गुलफाम, रसप्रिया, ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, और इनकी सभी कहानियां काफी महत्वपूर्ण हैं। तो अब हम लोग देखेंगे शिव प्रसाद सिंह को। शिव प्रसाद सिंह का जन्म हुआ था 1939 ईस्वी और मृत्यु हुई थी 1998 ईस्वी। ठीक है, इनकी कहानियां हैं कर्मनासा की हार 1958 ईस्वी, इन्हें भी इंतजार है 1961 ईस्वी, मुर्दा सराय 1966 ईस्वी, अंधेरा हंसता है 1975 ईस्वी, भेड़िया 1977 ईस्वी। ठीक है, कृष्ण बलदेव वैद्य, इनका जन्म हुआ था 1927 ईस्वी, इनकी कहानी है बीच का दरवाजा 1963 ईस्वी, मेरा दुश्मन 1966 ईस्वी। मार्कंडे, इनका जन्म हुआ था 1932 ईस्वी और मृत्यु हुई थी 2010 में। पान फूल 1954 ईस्वी, महुए का पेड़ 1957 ईस्वी, माही 1962 ईस्वी, बीच के लोग 1975 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद आते हैं रघुवीर सहाय। 1929 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1990 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। सीढ़ियों पर धूप में 1960 ईस्वी, रास्ते इधर से हैं 1972 ईस्वी। गंगा प्रसाद विमल, इनका जन्म हुआ था 1929 ईस्वी। ठीक है, गंगा प्रसाद विमल अकहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं। अगले कहानीकार है रमेश बख्शी। इनका जन्म हुआ था 1936 ईस्वी और इनकी मृत्यु हुई थी 1992 ईस्वी। जेब खाली है 1988 ईस्वी, टुकड़े टुकड़े 1988 ईस्वी। रविंद्र कालिया, इनका जन्म हुआ था 1938 ईस्वी और मृत्यु हुई थी 2016 में। इनकी कुछ कहानियां देखिए आप। 9 साल छोटी पत्नी 1969 ईस्वी, काला रजिस्टर 1972 ईस्वी, गरीबी हटाओ 1976 ईस्वी। रामदरस मिश्र,
इनका जन्म हुआ था 1924 ईस्वी। इनका कहानी है विदूषक, जिसका प्रकाशन वर्ष है 2002। स्वप्नभंग 2013। ठीक है। शेखर जोशी, इनका जन्म हुआ था 1932 ईस्वी। कोशी का घटवार, और इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1958 ईस्वी। नौरंगी बीमार है 1990 ईस्वी। ठीक है। आगे देखिए, काशीनाथ सिंह, इनका जन्म हुआ था 1936 ईस्वी और इनकी मृत्यु हुई थी 2017 में। सदी का सबसे बड़ा आदमी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि सदी का सबसे बड़ा आदमी किसकी रचना है। ठीक है, तो ये काशीनाथ सिंह की कहानी है। आगे देखिए आप, कविता की नई तारीख 2010 में। दूधनाथ सिंह, इनका जन्म हुआ था 1936 ईस्वी। सपाट चेहरे वाला आदमी, और इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1967 ईस्वी। सुखांत 1971 ईस्वी। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र 2002 में। अगले कहानीकार है ज्ञान रंजन, और इनका जन्म हुआ था 1937 ईस्वी में। ठीक है। फेस की इधर उधर यात्रा 1971 में। क्षण जीवी 1977 में। सपना नहीं 1977 में। ठीक है। जगदीश चतुर्वेदी, इनका जन्म हुआ था 1933 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 2015 में। जीवन का संघर्ष 1954 ईस्वी। विवर्त 1981 ईस्वी। गिरिराज किशोर, कहानी है नीम के फूल 1964 ईस्वी। पेपर वेट 1967 ईस्वी। महीप सिंह, इनका जन्म हुआ था 1930 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 2015 में। सुबह के फूल, अगली कहानी है उजाले के उल्लू 1964 ईस्वी। दिल्ली कहाँ है 1985 ईस्वी। अब आप आगे देखिए, महीप सिंह सचेत कहानी आंदोलन के प्रवर्तक है। ठीक, महीप सिंह की कहानियां 3 खंडों में। पहला सुबह की महक, दूसरा क्षणों का संकट, तीसरा सुबह का सन्नाटा, जो कि 2000 में प्रकाशित किया गया था। विवेकी राय, इनका जन्म हुआ था 1924 ईस्वी, मृत्यु हुई थी 2017 में। सर्कस, और इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है 2005 और काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। उदय प्रकाश, दरियाई घोड़ा, तिरिच, पाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, जिसका प्रकाशन वर्ष है 2001। ठीक है। शिव मूर्ति, इनका जन्म हुआ था 1950 में और इनका एक कहानी काफी प्रसिद्ध है, वो है कसाई बाड़ा, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1980 ईस्वी। रामधारी सिंह दिनकर, इनका जन्म हुआ था 1954 ईस्वी। ठीक है। नए गांव में अलग अलग अपरिचय 1981 ईस्वी में प्रकाशित रचना है। बीच से टूटा हुआ। आगे देखिए, तो अभी तक हम लोगों ने प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी और समकालीन कहानीकार और उनकी रचनाओं को पढ़ लिया है। आगे हम लोग देखेंगे महिला कहानीकार और उनकी रचनाएं। सुभद्रा कुमारी चौहान, इनकी कहानी है बिखरी मोती 1932 ईस्वी। उन्मादिनी 1934 ईस्वी। शिवरानी देवी कौमुदी 1937 ईस्वी। शिवानी, इनका जन्म हुआ था 1923 ईस्वी और मृत्यु हुई थी 2003 में। लाल हवेली इनकी कहानी है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1965 ईस्वी। पुष्पहारा, ठीक है, पुष्पहारा का प्रकाशन वर्ष है 1969 ईस्वी। स्वयं सिद्धि 1977 ईस्वी। रीति विलाप 1977। पुष्पहारा, ठीक है, इनकी ये सारी कहानियों को आप याद रखिएगा। कृष्णा सोवती, इनका जन्म हुआ था 1925 में। बादलों के घेरे में 1980 ईस्वी। सिक्का बदल गया, जो कि इनकी प्रमुख कहानी है। अगली महिला लेखिका है मन्नू भंडारी और इनका जन्म हुआ था 1931 ईस्वी में। मैं हार गई, इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1957 ईस्वी। यही सच है 1966 ईस्वी। एक प्लेट सैलाब, निगाहों की एक तस्वीर, त्रिशंकु 1978 ईस्वी। अब हम लोग देखेंगे उषा प्रेमवदा, इनका जन्म हुआ था 1931 ईस्वी। ठीक है। जिंदगी और गुलाब के फूल, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1961 ईस्वी। और ये प्रश्न बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षा जो फेज 1 की हुई थी उसमें ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आप स्पेशली ध्यान में रखिएगा। इसी कारण से मैंने जितनी भी महिला कहानीकार, महिला उपन्यासकार है, उन सब की जो भी महत्वपूर्ण उपन्यास और कहानी है उसे मैं आप लोगों को पढ़ा दे रही हूँ, क्योंकि आजकल की परीक्षाओं का जो पैटर्न है उसमें महिला लेखिकाओं के कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद उषा प्रेमवदा की दूसरी कहानी है फिर बसंत आया 1961 ईस्वी। राजीव सेठ, इनका जन्म हुआ था 1935 ईस्वी। अंधे मोड़ से आगे, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1979 ईस्वी। तीसरी हथेली 1981 ईस्वी। मंजुल भगत, इनका जन्म हुआ था 1936 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1998 ईस्वी। इनकी प्रसिद्ध कहानी है सफेद कौवा। मृदुला गर्ग
1938 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इतनी कैदें 1975 ईस्वी। टुकड़ा टुकड़ा आदमी 1977 ईस्वी। ठीक है, आगे देखिए। ममता कालिया जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, इनका जन्म हुआ था 1940 ईस्वी। छुटकारा जिसका प्रकाशन वर्ष है 1969 ईस्वी, सीट नंबर 6। और इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1978 ईस्वी। एक अदद औरत, इसका प्रकाशन वर्ष है 1979 ईस्वी। और प्रतिदिन कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1983 ईस्वी। आगे देखिए, उसका यौवन 1985 ईस्वी। जांच अभी जारी है 1990 ईस्वी। मुखौटा 2002। ठीक है, अगली कहानीकार है चित्रा मुदगल। इनका जन्म हुआ था 1944 ईस्वी। ठीक है, जरा ठहरा हुआ 1980 ईस्वी। अपनी वापसी, ठीक है, 1983 ईस्वी। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1992 ईस्वी। और जिनावर, इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1996 ईस्वी। भूख, इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है 2001। और अब इस क्लास की अंतिम कहानीकार हैं मेहरुनिसा परवेज, जिनका जन्म हुआ था 1944 ईस्वी। ठीक है, इनकी पहली कहानी है आदम और हवा, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1972 ईस्वी। टहनियों पर धूप 1977 ईस्वी। फाल्गुनी 1978 ईस्वी। गलत पुरुष 1978 ईस्वी। ठीक है, तो इस प्रकार आज की क्लास में मैंने आप लोगों को प्रेमचंदोत्तर और समकालीन कहानीकार, नई कहानी, साथ ही साथ प्रमुख महिला कहानीकार और उनकी कहानी संग्रहों को काफ़ी अच्छे से पढ़ा दिया है। तो इस प्रकार आज की क्लास में मैंने आप लोगों को परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण कहानीकार और उनकी कहानियाँ थीं, जो भी महत्वपूर्ण सनों से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सब काफ़ी अच्छे से पढ़ा दिया है। और ये क्लास परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्लास से आपको परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न तो ज़रूर देखने को मिलेगा। कहानी की ये क्लास परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास से परीक्षा में आपको 2 से 3 प्रश्न तो ज़रूर देखने को मिलेगा। इस क्लास को आप 2 से 3 बार जब देखेंगे तो आपको जो भी महत्वपूर्ण कहानीकार हैं, उनकी जो भी रचनाएं हैं, उन रचनाओं का जो प्रकाशन वर्ष है, आपको काफ़ी अच्छे से याद हो जाएगा। और इस क्लास में मैंने जो पीडीएफ आप लोगों को पढ़ाया है, अगर आप लोगों को ये पीडीएफ और टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट चाहिए, तो इसके लिए मैंने कमेंट बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है। वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट और ये पीडीएफ, साथ ही साथ कई सारे पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। और जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं, आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट आप लोगों को किस टॉपिक पर क्लासेस चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में और ये क्लास आप लोग और ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा? जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं, आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में मैंने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक पिन कर दिया है, आप वहाँ से मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।